इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सफर हसन सिद्दीकी, जो कि इंटरनेशनल इश्यूज पर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं और जिसको लेकर के ये बहुत ही अच्छी तरह से एनालिसिस भी करते रहते हैं। आज हम उसी को लेकर के इनसे ये सवाल करेंगे कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको लेकर के जो बहुत ही एक हवा बनाया हुआ है कि वहाँ से आने वाले जहाज़ों को लेकर के अब ईरान जो है उसके ऊपर टैक्स वसूलेगा। क्या इससे पहले भी इस तरह के टैक्स वसूले गए हैं या नहीं वसूले गए हैं, या इसको लेकर के जो कुछ भी बातें की जा रही हैं उस पे लेकर हम ये सवाल करेंगे कि क्या ये सही है जो ईरान करने जा रहा है या फिर नहीं। इसके बारे में ज़फ़र साहब हमें कुछ बताइए कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के का क्या वजह है, क्या है हो रहा है, ये ईरान क्या करना चाह रहा है? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को समझने से पहले एक बात आपको समझना होगा कि जो भी कंट्रीज होती हैं, कुछ कंट्रीज होती है लैंडलॉक्ड, यानी कि उनका जो है वो सी से ओपन नहीं होती है, और कुछ कंट्रीज होती हैं जिनके साथ में सी होता है, यानी कि ओपनिंग उनकी सी की तरफ होती है, जिसमें इंडिया भी है, जैसे सऊदी अरब है, यूएई, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, ये सब सी की तरफ ओपन होती हैं। और इसका एक इंटरनेशनल लॉ है कि कोई भी कंट्री जो सी में ओपन होती है उसका 12 नॉटिकल माइल्स तक के, यानी कि 22 किलोमीटर के करीब जो एरिया समंदर होता है वो लैंड की तरह ही उसका एरिया माना जाता है। यानी कि जो समंदर में 22 किलोमीटर तक के एरिया होगा, तो जिस तरह से लैंड का एरिया होता है उसी तरह समंदर के अंदर, यानी कि उसके ऊपर आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं। नहीं, टैक्स लगाने की बात तो अब टैक्स है, आप उस 22 किलोमीटर तक के बिना उस कंट्री की परमिशन के आप उस एरिया में नहीं जा सकते हैं। यानी कि बिना, जिस तरह हम किसी कंट्री में जाते हैं पासपोर्ट वीजे की जरूरत होती है, उसी तरह आप टैक्स बता रहे हैं उस एरिया में ही नहीं जा सकते। यानी कि अगर आप ये मान लीजिए कि बॉम्बे में सी में अगर कोई होटल बना हुआ फ्लोटेल है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई भी आए जाए, हमें वीजा पासपोर्ट सभी चाहिए। उसी तरह 12 किलोमीटर तक के, 12 नॉटिकल माइल्स तक के जो भी सी का एरिया होता है किसी कंट्री से लगा हुआ, वो उसी का हिस्सा माना जाता है। अच्छा। और उस हिस्से में अगर वो पासपोर्ट और वीजा के लिए कहता तो लोगों को पासपोर्ट वीजा से ही जाना पड़ेगा वहां पर। अगर कोई शिप्स वहां से गुजरते हैं तो उनको परमिट लेना होगा। इसको अब इस तरह से, जैसे पनामा में देखिए, पनामा जो कैनाल है उसमें भी टैक्स लगता है। इसको समझने से पहले हमें याद आ गया सुएज कैनाल। तो हम हुर्मुज स्ट्रेट को डिस्कस करने से पहले हम सुएज कैनाल के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो भी इसी से जुड़ा हुआ एक, इससे पहले जो है एक एपिसोड हो चुका है। तो सुएज कैनाल के बारे में है कि जब इजिप्ट ने उसको नेशनलाइज कर दिया, उससे पहले क्या है कि ब्रिटेन का उस पर कब्जा था। इजिप्ट के प्रेसिडेंट कमाल नासिर ने उसको नेशनलाइज कर दिया 1956 जुलाई में। इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ये दोनों जो है बौखला गए। तो इन्होंने क्या किया, जुलाई 1956 में इन्होंने नेशनलाइज किया, और अक्टूबर में इजराइल और ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर इजिप्ट पर अटैक कर दिया। अच्छा। ये उस पर कब्जा करने के लिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले भी बहुत सी चीजें नेशनलाइज हुई, जैसे अपने इंडिया में भी 2 या 3 बार बैंकों को नेशनलाइज किया गया है। इंदिरा गांधी जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे भी इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, उसके बाद में 2-3 बार किया जा चुका है। वो खैर अलग एक डिस्कशन है। बहुत सी चीजों को अलग अलग कंट्रीज जो है वो नेशनलाइज करती हैं। तो सुएज कैनाल का ये हुआ जब 1956 अक्टूबर में फ्रांस और ब्रिटेन और इजराइल ने मिलकर अटैक किया, तो इजिप्ट ने क्या किया, जो सुएज कैनाल में जितने शिप्स पे उस पर अटैक करके उनको डुबो दिया रास्ते बंद कर। अच्छा। जब ये अटैक हुआ तो अमेरिका और रशिया जो है उस टाइम यूएसएसआर था, तो उन्होंने इस पे नाराजगी जाहिर की और इन लोग को वापस बैक करने के लिए प्रेशर बनाया। तो क्या हुआ कि ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल को वापस होना पड़ा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज हुई, जो कि तारीखी चीज है और ब्रिटेन के लिए सबसे उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो आखिरी जो कॉलोनियल एक एसेट उनका था वो वहां से खत्म हो रहा था। तो सुएज कैनाल पे 1956 में ये हुआ कि सुएज कैनाल से ब्रिटेन का हुकूमत, वहां से उनका जो दबदबा था और जो टैक्स वसूलते थे, हाँ, जो आपने टैक्स की बात की, तो सुएज कैनाल में ब्रिटेन पहले वहां से टैक्स वसूल करता था,
और उसको जब नेशनलाइज कर दिया गया तो वो एसेट जो है वो इजिप्ट का हो गया। और वहां से जो कहा जाता है कि ब्रिटेन का हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, तो वो आखिरी उनका वहां पे जो दबदबा था, मतलब ये कि बहुत उनका दबदबा वहां से खत्म हो गया। जी हाँ। उसी के बाद जो सुएज कैनाल नेशनलाइज करने के बाद ब्रिटेन को काफी उसकी किरकिरी भी हुई कि उसकी फौज को वापस जाना पड़ा, और उसका एक तरीके से समझ लीजिए सूरज डूबा। और उसका तारीखी असर ये हुआ कि जो ब्रिटेन ने कोलोनाइजेशन शुरू किया हुआ था वो वहां से खत्म हो गया। और ये एक पूरी दुनिया पे एक नया सिस्टम आया था, यानी कि ब्रिटेन की हुकूमत और उसका जो सूरज और उसका जो सिक्का, यानी कि सुएज कैनाल में एक टाइम पे टैक्स वसूला जाता था। सुएज कैनाल पे एक टाइम पे क्या अभी भी वसूला जाता है। पहले ब्रिटेन उसको वसूलता था, अभी ब्रिटेन के बजाय अब वो जब नेशनलाइज हो गया, इजिप्ट का हिस्सा हो गया, तो ब्रिटेन इजिप्ट उसको वसूलता है। जी हाँ, उसका वसूलता है। और टाइम टाइम पर उसके जो वसूलने का जो रेट है वो चेंज होते रहते हैं। तो ईरान अगर ये कह रहा है कि अब हम टैक्स वसूलेंगे, दरअसल भी हुआ यह है कि ईरान को जबरदस्ती इस जंग में झोंका गया है, जो कि अमेरिका और इजराइल ने किया है। और ईरान इस बात को कह भी रहा है कि मैं जंग करना नहीं चाहता था, मुझे इस जंग में घसीटा गया है, जिससे ईरान को बहुत नुकसान हुआ है। और ईरान को ही नहीं, उसके आसपास की कंट्रीज को भी नुकसान हुआ है, इंडिया को भी बहुत नुकसान हो रहा है, सभी लोग परेशान है, गैस तेल हर चीज को लेकर के। तो अगर ईरान ये चाह रहा है कि हम टैक्स लगा करके कुछ अपनी भरपाई करें, तो क्या ये गलत है? देखिए, उससे पहले हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को समझना होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही पतला सा एक रास्ता है जो बे ऑफ पर्शियन से लेके बे ऑफ ओमान तक के आता है, फिर इंडियन ओशन में, अरब ओशन में जाके मिल जाता है, अरब सी में खुलता है जाके। तो हॉर्मुज आइलैंड है, एक्चुअली में एक आइलैंड है हॉर्मुज, इस जगह पर जो ईरान के साउथ में है। तो उससे सबसे पहले क्या है कि हॉर्मुज 10th सेंचुरी में 10th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक हॉर्मुज डायनेस्टी जो थी वो ईरान पर हुकूमत करती थी, और उसके अंडर में था। बहुत से जो है वो व्यापारी जहाज वहां से ट्रेड करते थे, कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता था वहां पर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे 16th सेंचुरी में सफेद डायनेस्टी आई ईरान में, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प लेकर, मदद लेकर, जो वहां पर पोर्चुगीज काबिज थे। ये बात है 10th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक जो है वहां पर हॉर्मुज डायनेस्टी थी। और 16 से 17th सेंचुरी तक पोर्चुगीज ने कब्जा करके 100 साल तक के वहां पर कब्जा रखा, और 100 सालों तक उन्होंने वहां पर एक कार्टास बना रखा था, यानी कि एक परमिट टाइप का होता था, जो कि हर शिप को वहां देना होता था, जो गुजरता था उसको वहां पर टैक्स देना होता था, टोल देना होता था। तो क्या था, इससे काफी रकम उन्होंने वसूल की थी, बहुत ज्यादा पैसे वसूलते थे। तो ये पहले से 100 साल तक के हुआ। 100 साल से पहले जो हॉर्मुज डायनेस्टी हुआ करती थी उसने नहीं कभी टैक्स वसूला था। लेकिन जो ये आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स हैं और वेस्टर्न कंट्रीज जो है, और अमेरिका या अमेरिका फर्स्ट और यूरोप फर्स्ट की पॉलिसी पे चलते हैं। ये जिस कंट्री में जाते हैं वो उस कंट्री को ये कभी अपना नहीं समझते हैं। यही देखिए इंडिया में क्या हुआ, जब ब्रिटिश रूल खत्म हुआ तो यहाँ से सारे अंग्रेज चले गए, तो उन्होंने अपना घर ही नहीं समझा था। आप पोर्चुगीज को देख लीजिए, जो आपके गोवा पे कब्जा किए हुए थे, सारे चले गए। इसी तरह फ्रेंच थे, फ्रेंच कॉलोनियां थी, फ्रेंच भी जब आजाद हुआ तो वो भी सब अपनी कंट्री में हुआ। कभी ये जिस कंट्री में गए, मुल्क में गए, उसको उन्होंने कभी अपना नहीं समझा, और वहां से हमेशा ये लूटते थे और वो अपने मुल्कों में भेजते थे। तो जो 100 साल हुए 16 से 17th सेंचुरी तक के, तो पोर्चुगीज ने इसमें काफी टैक्स वसूला है, टैरिफ वहां से लिया है। टैरिफ नहीं, उसको टैक्स कहेंगे, टोल कहेंगे। या जैसे आजकल आप देखिए, आप टैक्स भी देते हैं, रोड टैक्स भी देते हैं, और उसके बाद में टोल प्लाजा तो भी देना पड़ता है। उसी तरह उन्होंने वहां पे जो शिप्स गुजरते थे उनसे टोल लेते थे। लेकिन उसके बाद जब सफेद डायनेस्टी वहां पे आई, तो 17th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से उस बादशाह ने जो यहाँ पे पोर्चुगीज को हराया और वहां पे अपना कब्जा किया। उसके बाद कुछ टाइम ओमान का भी कब्जा रहा है। तो
उसके बाद टैक्स वसूलना बंद हो गया। जब ईरान के पास आया तो टैक्स ये लोग नहीं लेते थे, यानी कि पहले नहीं लिया जाता था। जब पोर्चुगीज ने उस पर कब्जा किया, उन्होंने कॉलोनी बनाई, उन्होंने अपना एक फोर्ट भी बनाया था वहां पे, जो अभी भी मौजूद है। तो जब इन्होंने 100 साल तक के टैक्स, और बहुत मोटी रकम लेते थे, तो टैक्स वसूला। फिर जब ईरान के पास आया तो फिर टैक्स नहीं लिया जाता था। अब यानी कि फ्री में वो सारी शिप्स वहां से पूरा ट्रेड जो है वो फ्री में होता था। उसके बाद अभी जो ईरान कह रहा हम टैक्स, वॉर टैक्स लेंगे, क्योंकि हमारे पर जंग मुसल्लत हमने अटैक नहीं किया किसी के ऊपर, हमारे ऊपर अटैक किया गया। बातचीत का टेबल टॉक चल रही थी, बातचीत हो रही थी, काफी अच्छे माहौल में चल रही थी, और एकदम से उस पे अटैक कर दिया गया। तो कह रहा हम तो विक्टिम है, हमारे ऊपर अटैक किया गया, तो हमें या तो अमेरिका उसका कंपनसेशन दे, इजराइल दे, या फिर हम टैक्स लेंगे। तो ये जो शिप्स जहां से गुजरते हैं, या आपने देखा जो पोर्ट बनते हैं वो डीप सी में बनते हैं, यानी कि जहां पर समंदर की गहराई ज्यादा होती है वहीं से शिप जाते हैं, क्योंकि इसमें ऑयल होता है, लाखों गैलन क्रूड ऑयल होता है, तो उसका वेट होता है बहुत। तो ये डीप सी की तरफ से जाते हैं। आपने देखा होगा अभी जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर ग्वादर पोर्ट बनाया, तो ग्वादर पोर्ट भी जो है वो डीप सी वहां पे है, इस वजह से। या इंडिया ने चाबहार बनाया है ईरान के पास में, तो भी डीप सी है। तो जो शिप्स जाते हैं, एक्चुअल में क्या है कि एक साइड में ओमान है और दूसरे साइड में ईरान, बीच में ये हुर्मुज का स्ट्रेट है, बहुत पतला है, बहुत चौड़ा नहीं, करीब 21, एक जगह तो सिर्फ 21 नॉटिकल माइल्स है। अच्छा। और उसमें 21 में अगर 12 नॉटिकल माइल्स ईरान का हो गया, 12 नॉटिकल माइल्स ओमान का हो गया, तो बिना इन दोनों की मर्जी के तो कोई भी शिप नहीं गुजर सकती है। लेकिन जो ईरान की तरफ 12 नॉटिकल माइल्स है वो डीप सी है। तो जो शिप्स हमारे गुजरते हैं वो ईरान की तरफ से गुजरते हैं, क्योंकि वहां डीप सी है। इस वजह से ओमान की तरफ ना जाके वो ईरान की तरफ जाते हैं। और ईरान के करीब 6-7 आइलैंड भी हैं वहां से, हुर्मुज को छोड़कर भी 5 या 6 आइलैंड। एक आइलैंड जो है वो डिस्प्यूटेड भी है यूएई के साथ में, लेकिन 6 आइलैंड उनके अपने, जिसमें से हुर्मुज आइलैंड भी एक है। उसी के नाम से ये हुर्मुज स्ट्रेट बना हुआ है नाम इसका। तो जो शिप्स जाते हैं वो हुर्मुज स्ट्रेट की ईरान के साइड से जाते हैं। अब ईरान कह रहा है कि जब 12 नॉटिकल माइल्स एरिया हमारा है, तो हम उस पे टैक्स लगाएंगे, हम उस पे जो है वो टोल लेंगे, हम परमिट देंगे, बिना हमारी मर्जी के कोई नहीं गुजर सकता। जैसे किसी कंट्री में जाने के लिए हमें पासपोर्ट और वीजा चाहिए। इसे आप ये भी एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये ईरान का गुस्सा है, गुस्से के तौर पे हम ले सकते हैं। ईरान का गुस्सा भी है और ईरान के साथ मजबूरी भी है। ईरान जंग नहीं चाहता, फिर भी उसके ऊपर जंग मुसल्लत की जा रही है। आपने देखा हो किस तरह से उन्होंने स्कूल पे जो एक वेस्टर्न कंट्रीज कहती है मानवता की बात करती है, कम्युनिटी की बात करती है, लेकिन उसने छोटे छोटे बच्चों के स्कूल के ऊपर बम फेंक करके 170 बच्चों के करीब बच्चों को मारा उन्होंने उस पर अटैक किया हुआ था। पूरी कंट्री को उन्होंने जो है वो जंग में झोंक दिया। तो ऐसा तो नहीं कि जंग जो है वो पैसा नहीं लगता है, और जिस तरह से में पैसा भी खर्च होता है, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डिस्ट्रॉय किया है उन्होंने। चाहे वो रिफाइनरीज हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, या नॉर्मल बिल्डिंग्स पे भी अटैक है, जबकि ये वॉर क्राइम में आता है। इवन जो वाटर टैंक है, पीने का पानी जो आम पब्लिक के ऊपर, उसे भी इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। जो पावर हाउस है उसको भी डिस्ट्रॉय किया है, जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय किया है। तो इन्होंने ऐसा नहीं कि कहीं पे डिस्ट्रॉय नहीं किया, जो वॉर क्राइम्स में आता है वो भी इन्होंने किए हैं। लेकिन वही जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब होता है। तो ईरान अगर ये कह रहा है कि भाई हमारा इतना नुकसान हुआ है, या तो आप हमारा कंपेंसेट करें उस नुकसान को, या फिर हम वॉर टैक्स लगाएंगे, जो कि लीगल है। वो 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो ईरान का हिस्सा है। वो चाहे तो फ्री में जाने दे, और चाहे तो उस पर टैक्स लगाए, टैरिफ लगाए, टोल लगाए। तो ईरान का यही कहना है कि हम उन शिप्स की जो यहाँ से गुजरेंगे उनको हम सेफ्टी सिक्योरिटी भी देंगे, यहाँ से गुजरने के लिए हम सही पैसे जो उनको देंगे, जिसके बदले में हमें पैसा चाहिए। अब अगर अमेरिका भी यहाँ कर बैठ जाता है कि हम सेफ्टी और सिक्योरिटी देंगे जो शिप्स यहाँ, तो खर्चा आएगा उसका अमेरिका का। अभी भी जो अमेरिका वहां जो टेम्परेरी आया है उसी पर उसका काफी करोड़ों डॉलर का खर्च आ रहा है। तो अगर कोई भी कंट्री
किसी शिप को गुजरने दे रहा और सेफ्टी सिक्योरिटी दे रहा तो उस पर खर्च आता है। तो वो अगर टोल ले रहा है, अभी तक नहीं ले रहा था, अगर अब ले रहा तो उसके कई चीजें हैं कि उसके ऊपर जो जंग मुसल्लत की गई उसकी वजह से उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय किया गया उसकी वजह से, और फिर वो जो शिप्स है उनको सिक्योरिटी दे रहा। तो अगर ये कहा जाए कि वो टोल ले रहा है, जैसे कि सुएज कनाल से लिया जा रहा है, या आप देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो पनामा कनाल है वहां भी टैक्स लिया जाता है, वहां भी टोल लिया जाता है। तो अगर ईरान ये कह रहा है कि हम टोल लेंगे तो 12 नॉटिकल माइल से अगर कोई शिप गुजर रहा है तो वो ले सकता है, वो ले सकता है। चलिए, हमें उम्मीद है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने ये सुना और उसको सुनने के बाद उन्हें समझ में आया होगा कि ईरान जो करना चाह रहा है असल में वो गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उसके ऊपर जंग को मुसल्लत किया गया है और उसको नुकसान पहुंचाया गया है, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ जंग में सिर्फ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया है, उनके एक लीडर नुकसान पहुंचाया गया है, खामनेई साहब को, जिनको शहीद किया गया। तो ये एक आप मान सकते हैं कि एक मिली जुली प्रतिक्रिया ये हो सकती है, और जफर साहब ने हमें जिस तरह से अच्छी तरह से समझाया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।